हेलो गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के हम लेक्चर नंबर 2 की बात करने वाले हैं। और बेटा आपके सामने लिखा हुआ है और जल्दी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो कुछ थ्योरीज हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि ये कहना चाहती है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटा कि ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि जो भी पार्टिकल्स है, मान लीजिए कि आप कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आप कोई भी मैटर ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप एक सॉलिड ले लेते हैं, चलो एक सॉलिड ले लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताई थी कि जो मैटर है हमारा 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो मैटर है, अब ये कोई भी सॉलिड है, तो इस सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, इसके कुछ क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल्स होते हैं। बिल्कुल सही है सर, इसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कहना चाहिए, ये लाइन कह रही है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि इसके जो किसी एक पार्टिकल की मैं बात करूं तो बेटा ये क्या होता है, रोटेशन में होता है। किसमें होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये लगातार क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। तो ये वाली लाइन कहना चाहती है फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर। ठीक है, अब इसके घूमने से वो क्या होता है? ठीक है बेटा, घूमने से होता ये है कि मान लीजिए आपको किसी भी चीज को किसी में डिसॉल्व करना है। एज एग्जांपल आपने वाटर ले रखा है, क्या ले रखा है बेटा? वाटर ले रखा है, और आपको क्या करना है, इसमें इंक डालनी है, इंक डालनी है। तो बेटा ये इंक वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों होगी बेटा? इसलिए होगी क्योंकि इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार रोटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लगातार घूम रहे हैं। लगातार घूमने से इसके अंदर क्या होंगे, वो मिक्सिंग हो जाएंगे। समझ गए? तो ये कहानी है मिक्सिंग की। तो मिक्सिंग किस तरह से होती है? मिक्सिंग का रीजन है कि पार्टिकल्स का कंटिन्यूअसली मूविंग, तो ये है मिक्सिंग का रीजन। चलो आगे समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हाँ सर, हमने बात कर ली, जो किसी भी मैटर के, सॉरी कमेंट, ओके, मैं कहना चाहता हूँ किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सर हम ये बात समझ में आई कि एंड दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, और उनके कारण क्या पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। ये सर क्या है बेटा? अगर मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है और वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मतलब लगातार घूम रहा है, तो उससे होगा क्या बेटा? उससे ये होगा बेटा, उससे होगा क्या, उससे ये होगा बेटा कि कंटिन्यूअसली मूव करने से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट के लगातार मूव करने से एक एनर्जी पैदा होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो ये याद रखना कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर लगातार घूम रहा है तो उससे एक एनर्जी पैदा होगी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है सर, काइनेटिक एज द टेम्परेचर राइजेस, अब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल से मूव फास्ट, तो पार्टिकल ज्यादा तेज घूमेगा। मतलब कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जैसे कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो पार्टिकल पहले तो घूम ही रहा था, अब ये और तेज घूमेगा। क्या करेगा? अब ये और तेज घूमेगा। तो ये कहानी है। ठीक है, तो पार्टिकल से मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो पार्टिकल पहले घूम रहा था अब ये और तेज घूमेगा। ठीक है सर, हमें यहां समझ में आ रहा है? दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है सर, काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, अब इसे होगा क्या बेटा? फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। ये कहना चाहती है कि शुगर है, मान लीजिए कि आप शुगर है, यानी कह रहे एक वाटर हमने ले लिया, हमने क्या ले लिया, वाटर ले रखा है, ये हमने वाटर ले रखा है। अब वाटर के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया बेटा? वाटर के अंदर हमने शुगर मिक्स कर दिया। अब शुगर मिक्स से अगर ये हॉट वाटर है, अगर ये हॉट वाटर है तो क्या होगा बेटा? हॉट वाटर होने से ये होगा कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। और अब जैसे ही हम गर्म करेंगे तो और ज्यादा, तो इसके अंदर जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, वाटर आप क्या ले लेंगे, कोल्ड ले लेंगे, ठंडा ले लेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, शुगर डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ठंडा पानी लेने से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उतनी स्पीड में क्या कर रहे हैं, उतनी स्पीड में रोटेशन नहीं कर रहे हैं, उतनी स्पीड में नहीं घूम रहे हैं, जिसके कारण होगा क्या, यहाँ पे शुगर का डिसोल्यूशन है वो क्या होगा, कम होगा। अब कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ और जस्ट थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो जस्ट मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर लेता हूँ। ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वापस मैं क्लियर कर देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि
आप सबसे पहले मैं जस्ट एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं आपको, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा कि जब किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। सर हमें ये समझ में आ चुकी है। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सर हाँ बिल्कुल हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो बेटा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे पैदा होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है रोटेशन से। अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। तो पार्टिकल के मोशन से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई, और काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है, ठीक है। एग्जांपल आपको बता रखा है कि जैसे ही आप किसी वाटर के अंदर अगर शुगर डालोगे, अगर वो वाटर गर्म होगा, वाटर हॉट होगा, अगर हॉट वाटर होगा तो शुगर ज्यादा जल्दी डिजोल्व होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर के पार्टिकल से ज्यादा अच्छे से रोटेशन कर रहे थे, तो शुगर के जो पार्टिकल का मिक्सिंग है वो ज्यादा अच्छे से होगा। लेकिन जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा अच्छे से रोटेशन नहीं कर रहे थे। इसके कारण होगा क्या? जो शुगर के पार्टिकल्स है उनका डिजोल्यूशन कम अच्छे से होगा, मतलब धीरे होगा। तो अब समझ में आया आपको कहानी कि हॉट वाटर से और कोल्ड वाटर से किसमें मिक्सिंग अच्छी होती है? तो आपका आंसर होगा कि सर हॉट वाटर में मिक्सिंग अच्छी होती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स के मूव से पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। ओके बेटा, तो यहां तक हमारा एग्जांपल हुआ कंप्लीट, और यहां तक आपकी थ्योरी हुई कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी कहना चाहता है कि कोई किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के, मान लीजिए इन दो पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कहना चाहते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि किसी भी बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब इससे होता क्या बेटा? इससे होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल चौक हैज अ रिजिड स्ट्रक्चर, कि चौक की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। बेटा इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो चौक कैसी होती है? बेटा चौक सॉलिड होती है। कैसी होती है? सॉलिड। और सॉलिड में केस में क्या होता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आगे हम बात करेंगे, तो वो ज्यादा होता है। इसके कारण जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा अच्छे से चिपके होते हैं, और ज्यादा अच्छे से चिपके होने के कारण जो स्ट्रक्चर होती है चौक की वो कैसी होती है? रिजिड होती है। आप आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका। तो अगर आपसे पूछ ले कि चौक की स्ट्रक्चर रिजिड क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, तो इसका आंसर होगा पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे कि एज एग्जांपल मैटर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एज एग्जांपल सॉलिड लिक्विड फेज में पाया जाता है, और एज एग्जांपल सॉलिड गैस स्टेट में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये जो मैटर का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दिस इज ए फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन है। आगे चलकर हम केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में। चलो बात करते हैं, बहुत ही आराम से हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, और कुछ प्रॉपर्टीज और सॉलिड आखिरकार क्या होता है अच्छी से जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज। ये कहना चाहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैं आर वेरी क्लोज, यानी कि मान लीजिए सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ सर कितने होते हैं बेटा? बहुत सारे होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज, यानी कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं टू ईच अदर। ओके, they have space between them, they have negligible spaces between them, and they vibrate at their place। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इनके बीच में जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो स्पेसेस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, उसको या फिर कह सकते हैं न के बराबर होता है, मतलब ऐसा स्पेस होता है कि हम कह सकते हैं स्पेस होता ही नहीं है। तो ये कहना चाहता है कि जो सॉलिड के बीच में जो स्पेस होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो न के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है, या फिर कह सकते हैं होता ही नहीं है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये कहना तो सही नहीं हुआ कि होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे लगभग नहीं होता ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। देम एंड
वाइब्रेट एट देयर प्लेसेस। और ये कहना चाहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने स्थान पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट यानी कि एज एग्जांपल देखो मेरी ये कहना, ये फिश देखना, मेरी इस फिश को देखना अच्छे से, ठीक है। तो ये फिश कैसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे वाइब्रेट करती रहती है। ये जो पार्टिकल्स है ये अपने स्थान पे क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट मतलब अपने ही प्लेस पे क्या करता है, ऐसे हिलता रहता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करता है। ओके, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव ए स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर जी ये क्या कह रहा है, बताओ थोड़ा सा ढंग से बताओ। ये कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, हैव ए स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये क्या होता है सर बेटा, इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच, ठीक है। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स, ठीक है। अब कैसे कैसे बेटा, ये दो लोग हैं, कौन कौन से, यानी कि मैं यहां से दो लोग को उठा के ला रहा हूं, मान लीजिए इसी डायग्राम से मैं दो लोगों को उठा के ला रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। और दूसरी बात, ये जो फोर्स होगा ये ऑलवेज अट्रैक्शन का होगा, कभी भी रिपल्सन का नहीं होगा। सर अट्रैक्शन से मतलब दोनों आपस में करीब करीब लाएंगे, मतलब प्यार मोहब्बत वाली बात, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होगा और ये पास पास आएंगे, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर कहानी क्या चल रही है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कह रहा है कि दो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव ए स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। सर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, ठीक है। बिटवीन दे, ओके सही। द सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड के पास में जो शेप होता है, सर सॉलिड जैसे कि मान ली मार्कर है, मार्कर भी मेरा सॉलिड है, तो इसकी शेप फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है सर। अब हथौड़े से मारोगे तो चेंज हो जाएगा। एंड वॉल्यूम भी क्या होता है, इसका फिक्स होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम एंड शेप दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है। ओके सर, यहां तक सही है। द सॉलिड कैन नॉट टेक शेप ऑफ द कंटेनर, ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ये मार्कर है और मार्कर को मैंने कप के अंदर डाल दिया, ऐसे मार्कर को मैंने कप के अंदर डाल दिया, तो ये बताओ ये मार्कर ने कप की शेप ली क्या, नहीं ली सर, नहीं ली, मार्कर ने कप की शेप नहीं ली, ये अपनी शेप नहीं रहा। तो यही कहना चाहता है कि जो सॉलिड है कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, कभी भी कंटेनर की शेप नहीं लेता, वो अपनी शेप नहीं रहता है। क्यों, ये कभी किसी की कॉपी नहीं करता, ठीक है। हाँ आगे आएगा कॉपीबाज, ये रहा कॉपीबाज, ये कॉपीबाज है, ठीक है। द सॉलिड्स हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर, सॉलिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, रिजिड स्ट्रक्चर। सर ये रिजिड बेटा, रिजिड मतलब काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। रिजिड मतलब इसे तोड़ना थोड़ा सा पॉसिबल कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू, मतलब तोड़ना तो पॉसिबल होता है, या फिर कह सकते हैं मतलब ठोस होता है, कुछ ऐसा कठोर होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा समझ लो। तो सॉलिड्स हैव ए रिजिड स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, रिजिड होती है, ओके, ठीक है। द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल यानी कि इन सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब सर दबाना, स्क्विश करना, तो कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कहानी है सॉलिड की, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड की और फिर हम बात करेंगे गैस की। तो तब तक के लिए बाय बाय।